नमस्कार साथियों। अब हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश में आगे की, जिसमें हमने कल तक ये जान लिया था कि कौन कौन से भौतिक प्रदेशों में वर्णन किस किस ने किया है, कहाँ कहाँ तक किया है, कौन कौन सी पुस्तकें उनके द्वारा लिखी गई हैं और कौन कौन से भौतिक प्रदेश हमें पढ़ने, ये हम सब ने बात कर ली पिछली क्लासों में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की, जो कि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पूरब का भाग है और 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम का भाग है। इसका मतलब 25 और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के मध्य का जो भूभाग है उसे अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। उसमें कल हमने गग्गर प्रदेश की यानी गग्गर बेसिन की बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे दूसरे जो उसमें विभाजन है, भाग है, जिसका नाम है आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र, शेखावटी बेसिन या कांतली बेसिन जिसे कहते हैं उसकी। तो दूसरे की बात करते हैं आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, शेखावटी बेसिन या कांतली बेसिन की। इसका जो विस्तार है वो मुख्य चूरू, झुंझुनू, सीकर और डीडवाना कुचामन जिलों में मिलता है। यानी कि यह जो क्षेत्र है ये चूरू, झुंझुनू, सीकर और डीडवाना कुचामन का क्षेत्र है, जहाँ पर अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश पाया जाता है। इस क्षेत्र में मध्यम और निम्न ऊंचाई के वालू का स्तूप पाए जाते हैं। यानी सर्वाधिक ऊंचे वालों को स्तूप तो आपको पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में मिलेंगे, लेकिन मध्यम व निम्न ऊंचाई के जो बालू का स्तूप है वह आपको कहाँ मिलेंगे? वह आपको अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में देखने को मिलते हैं। यह जो क्षेत्र है यह क्षेत्र आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है। कैसा है? आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है, आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र है। इस क्षेत्र को तोरावाट बेसिन और बांगर बेसिन या बांगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किस किस नाम से? तोरावाटी बेसिन या वांगर प्रदेश या वांगर बेसिन के नाम से क्षेत्र को जाना जाता है। इस क्षेत्र में एक शब्द चलता है झर। क्या आता है? झर। झर का मतलब होता है झर जाना, यानी कि पानी का भूगर्भ में संचार हो जाना। जब पानी सरफेस पे से अंदर चली जाता है, धरातल के भूगर्भ के अंदर चला जाता है, उसको बोलते हैं झर। तो पानी का भूगर्भिक संचार क्या कहलाता है? झर कहलाता है। एक शब्द आता है सर। क्या आता है? सर। सर का मतलब होता है तालाब। वर्षा काल में पानी से बना कोई तालाब जो होता है उसे सर कहा जाता है। क्या कहते हैं? वर्षा काल में पानी से बना तालाब सर कहलाता है और यह मानसून काल में बनता है। कब बनता है? मानसून काल में निर्मित होता है। अगला शब्द आता है जोहड़ या नाड़ा। क्या आता है? जोहड़ या नाड़ा शब्द आता है। ये क्या होता है? वर्षा काल में पानी को संग्रहित करने के लिए बनाए गए कच्चे तालाब, ये कृत्रिम होते हैं, पहली चीज याद रखिएगा। जबकि सर जो होते हैं ये प्राकृतिक होते हैं, प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं। लेकिन जोहड़ या जो नाड़ा होता है यह वर्षा काल में पानी को संग्रहित करने के लिए अस्थायी तालाब मानव निर्मित या कृत्रिम होते हैं, उन्हें हम जोहड़ या नाड़ा कहते हैं। एक शब्द आता है बीड़। बीड़ क्या होता है? बीड़ का अर्थ है चारागाह या घास के मैदान। तो शेखावटी क्षेत्र में जो घास के मैदान या जो चारागाह पाए जाते हैं उन्हें बीड़ के नाम से जाना जाता है। अगला शब्द है तोरावाटी। तोरावाटी क्या होता है? तोरावाटी का अर्थ होता है कि कांतली नदी जो है उसका जो प्रवाह क्षेत्र है, उस कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को शेखावटी में तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कांतली नदी की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। तो इस क्षेत्र क्योंकि इस क्षेत्र में, शेखावटी क्षेत्र में प्रमुख नदी है कांतली नदी। कौन सी है? कांतली कह लो, कांटली कह लो, बात एक ही है। कांतली नदी आती है जो कि राजस्थान में आंतरिक प्रवाह के क्षेत्र में पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी मानी जाती है। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की नदियों में पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कांटली नदी है। कौन सी नदी है? कांटली नदी है, जिसका उद्गम खंडेला की पहाड़ी सीकर से होता है। कहाँ से होता है? खंडेला की पहाड़ी सीकर से होता है। इसका समापन जो होता है वह चूरू और झुंझुनू जिले की जो सीमा है, मान लीजिए जैसे ये चूरू है और ये झुंझुनू है, तो इसकी सीमा है, इस सीमा पर इसका समापन होता है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 100 किलोमीटर है। कितनी है? 100 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी है
उसमें और मावत सांप और मावत प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसके किनारे तो सभ्यता भी विकसित हुई। पहली सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता, जिसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। और दूसरी जो सभ्यता है वो है आपकी सुनहरी सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? सुनहरी सभ्यता है। अब ये जो नदी है यह झुंझुनू जिले के मध्य भाग से गुजरती है, बिल्कुल बीच से। कैसे गुजरती है? मध्य भाग से गुजरती है, इसलिए यह नदी कांटली जो नदी है ये झुंझुनू जिले के मध्य भाग से गुजरती है, मतलब यह झुंझुनू जिले को दो भागों में विभाजित करने का कार्य करती है। तो एक ऐसी नदी है कांतली नदी, झुंझुनू जिले को दो भागों में बांटने का कार्य करती है। तो ये था हमारा कुछ शेखावटी प्रदेश के बारे में, जिसे आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र भी कहते हैं, शेखावटी बेसिन भी कहते हैं, कांटली बेसिन भी कहते हैं क्योंकि कांतली नदी बहती है। इसको तोरावाट बेसिन भी कहते हैं। इसको वांगड़ प्रदेश या बांगर प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। आगे चलते हैं। तो तीसरा जो है इसमें वो है आपका नागौरी उच्च भूमि। क्या है? नागौरी उच्च भूमि आता है। अब ये क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। यह अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का तीसरा उपभाग है। कौन सा है? नागौरी उच्च भूमि। ठीक है, जिसका विस्तार नागौर और जोधपुर जिलों के मध्य है। सर्वाधिक विस्तार नागौर में और इसका न्यूनतम विस्तार जोधपुर जिले के अंतर्गत आता है। यह शेखावटी बेसिन और लूनी बेसिन के मध्य स्थित है। बिल्कुल, यहाँ कौन सा है? शेखावटी। यहाँ कौन सा है? लूनी। तो इनके मध्य कौन सा स्थित होगा? आपका नागौरी उच्च भूमि स्थित होगा। यह एक क्षेत्र है कुबड़ पट्टी, इसे कहते हैं बांका पट्टी या हॉच बेल्ट। यह कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी या हॉच बेल्ट जो है यह अजमेर से नागौर के मध्य विस्तारित है। और यह एक भूमिगत जल पट्टी है। क्या है? एक भूमिगत जल पट्टी है जिसमें फ्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, जिससे इस क्षेत्र में एक रोग होता है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस रोग के कारण जो बच्चे होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनकी जो पैरों की और हाथों की हड्डियां होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। इसलिए इसे बांका पट्टी के नाम से जानते हैं इस क्षेत्र को, जो अजमेर से नागौर के मध्य विस्तारित है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई, अधिकतर पूछा गया प्रश्न है, 300 से 500 मीटर के मध्य इसकी ऊंचाई पाई जाती है। और क्योंकि यह एक ऊंचा क्षेत्र है इसलिए यहाँ 500 मीटर की ऊंचाई है, क्योंकि नाम ही है नागौर की उच्च भूमि। 300 से 500 मीटर। इस क्षेत्र में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? खारे पानी की झीलें सर्वाधिक इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। जैसे सांभर एक खारे पानी की झील है, जयपुर स्थित है। एक आती है डीडवाना कुचामन झील, नागौर में है। एक आती है नावा झील जो डीडवाना कुचामन में स्थित है। तो यहाँ प्रमुख खारे पानी की झीलें इसी प्रदेश में पाई जाती हैं। चौथा और अंतिम जो अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है उसे हम कहते हैं लूनी बेसिन या गोडवाड़ बेसिन। क्या कहते हैं हम उसे? लूनी बेसिन या गोडवाड़ बेसिन के नाम से जानते हैं। इसका जो विस्तार है वह पाली, बालोतरा, बाड़मेर और जालौर जिलों में है मुख्यतः। पाली, बालोतरा, बाड़मेर और जालौर जिले में है, क्योंकि जहां जहां लूनी नदी, हम सभी जानते हैं लूनी नदी जिसका उद्गम नाग की पहाड़ी अजमेर से होता है, जहां उसको सागरमती के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अजमेर से होती हुई यह पाली जाती है ना। और पाली के बाद फिर ये बालोतरा, बाड़मेर और जालौर से फिर ये सीधी निकल जाती गुजरात की ओर। ठीक है, तो यह राज्य में इसलिए क्षेत्र को लूनी बेसिन या गोडवाड़ बेसिन के नाम से जाना जाता है। यह प्रदेश जो है राज्य का सर्वाधिक लवणीय क्षेत्र है। कैसा है? राज्य का सर्वाधिक लवण, यानी कि सर्वाधिक लवणता इसी क्षेत्र में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि यह नदी जो है समुद्री भूभाग, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पहले पश्चिमी मरुस्थल में 33 सागर के अवशेष थे।
और तैतीस सागर एक समुद्री भूभाग था। धीरे धीरे यहाँ समुद्र खिसकता गया पीछे की साइड, और इसमें जो समुद्री अवशेष थे वो बाहर आते चले गए, अतः इस क्षेत्र में जो नदियां प्रवाहित होती हैं अधिकतर उनमें लवणता ही पाई जाती है। ठीक है। इस प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन सा करता है? भूरा डूंगर पाली करता है। यानी कि लूनी बेसिन की पूर्वी सीमा का निर्धारण भूरा डूंगर पाली करता है। यह जो मिट्टी पाई जाती है वो नवीन कांप या जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? नवीन कांप या जलोढ़ मृदा पाई जाती है। उसके बाद इस क्षेत्र में प्रमुख नदी कौन सी होगी? तो प्रमुख नदी लूनी हो जाएगी। प्रमुख नहर कौन सी होगी? तो नर्मदा नहर होगी। इस क्षेत्र में प्रमुख बांध कौन सा होगा? जवाई बांध होगा, पाली जिले में स्थित है। उसके बाद झील है इसमें, जैसे पचपदरा है बाड़मेर में, कपराना है, सनवरला है, ये सभी खारे पानी की झीलें हैं। चाहे पचपदरा बाड़मेर की हो, चाहे वो कपराना हो, सनवरला हो, ये सभी खारे पानी की झीलें, क्योंकि यह इस क्षेत्र में लवणता की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। अब इस क्षेत्र में एक शब्द आता है नेहड़। नेहड़ क्या होता है? बाड़मेर और जालौर जिले का भाग जो कच्छ को स्पर्श करता है उसे नेहड़ की संज्ञा दी जाती है। क्या कहते हैं? नेहड़। बाड़मेर और जालौर जिले का वह भाग जो कच्छ को स्पर्श करे उसे नेहड़। अब इस क्षेत्र की प्रमुख झीलें जो अधिकतर प्रश्नों में पूछी गई हैं, पहली है अनंत सागर झील। कौन सी है? अनंत सागर झील। ये पूरे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की झीलें हैं, याद रखिएगा। तो एक है अनंत सागर झील जो पोखरण में पाई जाती है। एक आती है जसवंत सागर जिसे पिचियाक बांध कहते हैं, बिलाड़ा जोधपुर में स्थित है। एक सरदार संबंध लेक पाली में स्थित है। एक हेमावास बांध बना हुआ है पाली में, वही झील भी बनी हुई है। एक नया गांव झील है पाली में। ठीक है। तो कौन कौन सी है? अनंत सागर लेक पोखरण में स्थित है, जसवंत सागर है पिचियाक बांध बिलाड़ा जोधपुर में स्थित है, हेमावास बांध पाली में स्थित है, नया गांव पाली में है, और सरदार संबंधी पाली में स्थित है। तो यहाँ तक जो है हमने पढ़ा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। अब हम आगे अरावली के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें हैं प्रमुख, उसको जान लेते हैं। तो कौन कौन सी चीजें हैं, क्या क्या है, उसको समझते हैं। देखिए, राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का पंजाब कहलाता है सांचौर तहसील जालौर जिले की। जालौर जिले की सांचौर तहसील को राजस्थान के पंजाब के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में कुछ प्रमुख हैं, जैसे एक है छप्पन की पहाड़ियां। क्या है? छप्पन की पहाड़ियां। याद रखिएगा, छप्पन गुम्मदगर पहाड़ियों का एक समूह है जो कि मोकलसर गांव बाड़मेर से सिवाना तक के मध्य गोलाकार पहाड़ियां हैं, उनको हम छप्पन की पहाड़ियां कहते हैं। यानी कि बाड़मेर जिले के मुकलसर गांव से लेकर सिवाना तक गोलाकार पहाड़ियां हैं 56। इनके समूह को छप्पन की पहाड़ियां कहते हैं। आगे पढ़ेंगे छप्पन का मैदान। क्या पढ़ेंगे? छप्पन का मैदान। लेकिन उससे पहले पढ़ो नाकोडा पर्वत। नाकोडा पर्वत, यहाँ पर एक मंदिर है नाकोडा भैरवनाथ का, जिसे नाकोडा पर्वत कहते हैं। और यहाँ पर पार्श्वनाथ का मंदिर बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर भैरव जी का मंदिर भी है, और यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित पार्श्वनाथ जी का भी मंदिर बना हुआ है। इसको बोलते हैं राजस्थान का मेवा नगर। क्या कहते हैं? नाकोडा को राजस्थान के मेवा नगर के नाम से जाना जाता है। अगला आता है पिपलूद। कौन सा आता है? पिपलूद। ये बालोतरा में स्थित है पिपलूद, जिसे रेगिस्तान का माउंट आबू या राजस्थान का लघु माउंट आबू की संज्ञा दी जाती है। पिपलूद बालोतरा को क्या कहते हैं? इसे रेगिस्तान का माउंट आबू या राजस्थान का लघु माउंट आबू की संज्ञा दी जाती है। दूसरा आता है सेंदड़ा। सेंदड़ा पड़ता है ब्यावर। सेंदड़ा में क्या है? सर्पाकार पहाड़ियां हैं। सेंद मतलब सांप की पहाड़ियां, सर्पाकार पहाड़ियां बनी हुई है सेंदड़ा ब्यावर में। ठीक है। तो प्रमुख पहाड़ियां जो छप्पन की पहाड़ियां कहाँ पर है? मुकलसर गांव बाड़मेर से सिवाना तक गोलाकार पहाड़ियां हैं ये 56। नाकोडा पर्वत आता है, ये मंदिर बना हुआ है एक पार्श्वनाथ मंदिर और नाकोडा भैरवनाथ मंदिर। इसे राजस्थान का मेवानगर कहते हैं। एक आता है पिपलूद। पिपलूद पड़ता है आपका बालोतरा में, जिसे राजस्थान का माउंट आबू या राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है। एक आता है सेंदड़ा। सेंदड़ा पड़ता है ब्यावर में, यहाँ पर सांप के फन के समान यानी कि सर्पाकार पहाड़ियां पाई जाती हैं। अब मरुस्थल के आते हैं प्रकार। क्या आते हैं? मरुस्थल के प्रकार। ये तीन शब्द हैं, इर्ग, रेग और हम्मादा। क्या आता है? इर्ग, रेग और हम्मादा। इर्ग, इर्ग का मतलब होता है रेतीला मरुस्थल। क्या होता है? रेतीला मरुस्थल, यानी कि बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। क्या होता है? बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र क्या कहलाता है? आपका इर्ग कहलाता है। यह राजस्थान के लगभग यानी कि
महान मरुस्थल के 58.5% भूभाग पर विस्तारित है। दूसरा आता है रेग। रेग क्या होता है? रेग होता है मिश्रित मरुस्थल। कैसा होता है? मिश्रित मरुस्थल है, जहाँ पर आपको चट्टानें मिल जाएंगी और मरुस्थल भी मिल जाएगा। ठीक है। एक आता है, और ये कितने प्रतिशत भूभाग पर था? माफ कीजिएगा, ये मुख्यतः अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में मिलता है। एक आता है हम्मादा। क्या आता है? हम्मदा। ये एक पथरीला मरुस्थल होता है, पत्थर पाए जाते हैं। और पत्थर किस युगीन है? जुरासिक युगीन थे। हमने पढ़ा था जब महान मरुस्थल में दूसरा जो विभाजन था, बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र, जिस जो पूरे राजस्थान के 41.5% भूभाग पर विस्तारित था। महान मरुस्थल के 41.5% भूभाग पर विस्तारित था, और वहां पर जुरासिक युगीन चट्टानें पाई जा रही थी, जिनमें बनने वाली झील को बालसन झील कह रहे थे हम लोग, है ना। तो यह जो क्षेत्र था 41.5% भूभाग पर विस्तारित था, और इसे बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, ये इसे हमादा कहते हैं। तो इर्ग रेतीला मरुस्थल, हिमदा पथरीला मरुस्थल और रेग मिश्रित मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। अब प्रमुख तथ्यों में जैसे एक आता है तल्ली या पोखर। क्या होती है तल्ली या पोखर? रेगिस्तानी इलाकों में छोटे गड्ढों में वर्षा का मीठा जल इकट्ठा होना, यानी जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं उनमें जब वर्षा का मीठा जल इकट्ठा हो जाता है तो उसे खड़ी तल्ली या पोखर की संज्ञा दी जाती है। क्या कहते हैं उसे? तल्ली या पोखर की संज्ञा दी जाती है। एक आता है मरहो। मरहो क्या होता है? जब तल्ली या पोखर जो होती है उसके सूख जाने पर उपजाऊ मिट्टी का क्षेत्र मरहो कहलाता है। तल्ली या पोखर के सूख जाने पर उपजाऊ मिट्टी का क्षेत्र क्या कहलाता है? मरहो कहलाता है। एक आता है खड़ीन। खड़ीन क्या होता है? खड़ीन होती है कृषि। तल या पोखर के सूखने के बाद उपजाऊ मिट्टी में की जाने वाली जो खेती होती है खड़ीन की संज्ञा देते हैं। और सर्वाधिक खड़ीन कहाँ होंगे? तो जैसलमेर में होंगे। कहाँ होंगे? जैसलमेर में। अब एक कार्यक्रम पूछा जाता है, मरु विकास कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम है? मरु विकास कार्यक्रम। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। यह कार्यक्रम जो था, इसकी शुरुआत होती है वर्ष 1977-78 में। अधिकतर इसकी डेट पूछी जाती है। पहले इसमें हिस्सेदारी पूछी गई। पहले इसमें हिस्सेदारी थी केंद्र की 100% हिस्सेदारी, और राज्य कितनी थी? तो राज्य की 0% हो जाएगी। लेकिन वर्तमान में इसमें थोड़ा चेंज हो गया है। वर्तमान में केंद्र की है 75%। कितनी है? 75%। लेकिन राज्य कितनी है? राज्य की है 25%। और ये वर्तमान राजस्थान के लगभग 16 जिलों में संचालित है। कितने जिलों में है? 16 जिलों में इसका संचालित किया जा रहा है। कुल 16 जिले हैं जिनमें इसका संचालन किया जा रहा है। ठीक है। तो ये प्रमुख तथ्य थे जो कि हमारे किसके बारे में थे? महान मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में थे, जिसके बारे में हमने शुरुआत से जाना। यहाँ तक अगर आप देख सकते हैं हमने पूरा पढ़ा है, आप पिछली क्लासों को देख सकते हो। एक भी पॉइंट मैंने नहीं छोड़ा है जो पेपर में नहीं पूछा जाता हो, सारे पॉइंट्स हमने कवर करे हैं। चलिए, तो अब बात करेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश की। किसकी बात करेंगे? अरावली पर्वतीय प्रदेश की। अरावली पर्वतीय प्रदेश यह सबसे प्राचीन भूभाग है राजस्थान में निर्मित, जिसका निर्माण आद्य महाकल्प के प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ। आद्य महाकल्प के प्री कैम्ब्रियन युग में जिसका निर्माण होता है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश है। कौन सा है? वह अरावली पर्वतीय प्रदेश है। इसका जो निर्माण है वह ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित है, जबकि पश्चिमी मरुस्थल का निर्माण तैतीस सागर के संकुचन से हुआ था। अरावली पर्वत जो है वो हिस्सा की बात करें तो ये भारत में तो प्रायद्वीपीय पठार का भूभाग है। किसका भूभाग है? भारत में प्रायद्वीपीय पठार का भूभाग है। लेकिन ये भौगोलिक दृष्टि से देखें तो भौगोलिक दृष्टि से गोंडवाना लैंड के अवशेष में पाए जाते हैं। किसके पाए जाते हैं? गोंडवाना लैंड के अवशेष में पाए जाते हैं। इसका जो स्वरूप है, इसका स्वरूप प्रारंभ में वलयाकार था। वलयाकार थी पहले ये, लेकिन वर्तमान में अवशिष्ट रह गई है। कैसी रह गई है? अवशिष्ट रह गई है। इसकी जो ऊंचाई है, अधिकतर ऊंचाई पूछी जाती है तो इसकी ऊंचाई 930 मीटर है। कितनी है? 930 मीटर है। यह विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है अरावली जो है। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो 65 करोड़ वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति मानी गई है। और अरावली जो है वह दहली महासमूह और अरावली सुपर समूह, जिसे क्वार्टजाइट कहते हैं, उन चट्टानों से निर्मित है। यानी अरावली पर्वत श्रेणी जो है
पूछा जाता है किसका भाग है, तो दिल्ली महासमूह और अरावली सुपर समूह जिन्हें क्वार्टजाइट चट्टानें पाई जाती हैं से बना हुआ है। अब क्वेश्चन आता है अरावली के भूभाग का भूगर्भिक अध्ययन करने वाले भूगर्भवेत्ता कौन थे? तो कौन थे? हेरोन महोदय थे। कौन थे आपके? हेरोन महोदय थे, जिन्होंने अरावली का भूगर्भिक अध्ययन किया था। इसकी दिशा कैसी है? इसकी दिशा वही है जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की थी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, यानी कि क्वेश्चन आ जाए तो नैऋत्य से ईशान की ओर है। कैसा है? ऐसे फैली हुई है, ऐसे। तो ये हो गया आपकी नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसका विस्तार मिलेगा आपको। अब इसका प्रारंभ की बात करते हैं। इसका जो प्रारंभ होता है वह अरब सागर से होता है, और अरब सागर में एक द्वीप है मिनीकॉय द्वीप। कौन सा द्वीप है? मिनीकॉय द्वीप। इसलिए अरावली के पिता के नाम से अरब सागर को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? अरब सागर को अरावली के पिता के नाम से जाना जाता है। इसकी जो भारत में लंबाई है टोटल, वो है 692 किलोमीटर। कितनी है? 692 किलोमीटर। वैसे हम सभी जानते हैं इसका प्रारंभ अरब सागर के मिनिकॉय द्वीप से होता है, लेकिन इसकी जो वास्तविक संरचना यहाँ से दिखाई पड़ने लगती है वो गुजरात में स्थित पालनपुर है। कहाँ है? पालनपुर है, जो खेड़ ब्रह्मा गुजरात से दिखाई पड़ता है। और दिल्ली में रायसीना हिल्स, जहाँ राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, वहां तक इसका विस्तार। इसका मतलब यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों में विस्तारित है। 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में इसका विस्तार देखने को मिलता है। लेकिन हम बात करेंगे राजस्थान के दृष्टिकोण से, तो राजस्थान में इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 550 किलोमीटर। कितनी है? 550 किलोमीटर आती है। राजस्थान में प्रवेश की पूछी जाती है अधिकतर, तो राजस्थान प्रवेश आबू रोड सिरोही से करती है। कहाँ से करती है? आबू रोड सिरोही से। और उसका जो समापन होता है वह राजस्थान के झुंझुनू जिले स्थित डोसी की पहाड़ियाँ आती है। कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं? डोसी की पहाड़ियाँ आती हैं, वहां इसका समापन, मतलब राजस्थान में यहाँ से समापन हो जाता है। लेकिन वास्तविक समापन रायसीना हिल्स दिल्ली में होता है। राजस्थान में यह खेतड़ी जिले में, माफ कीजिएगा, झुंझुनू जिले की खेतड़ी तहसील में डोसी की पहाड़ी पर समापन होता है। इसकी जो कुल क्षेत्रफल विस्तार है वो है 9.3%, यानी कि राजस्थान के लगभग 9.3% भूभाग पर विस्तारित है। और यहाँ राज्य की लगभग 10% जनसंख्या निवास करती है। कितनी प्रतिशत? 10% जनसंख्या इस क्षेत्र में निवास करती है। तो समझिए दोबारा से, अरावली है, अरावली जिसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है, भारत के सापेक्ष ये प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। प्रारंभ में इसका स्वरूप कैसा था? वलयाकार। वर्तमान में कैसा है? अवशिष्ट। ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर। अरावली पर्वत विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह किसका हिस्सा है? तो यह दहली महासमूह और अरावली सुपर समूह, जिसमें क्वार्टज चट्टानें पाई जाती हैं, उसका हिस्सा है। इसका भूगर्भिक अध्ययन किया था हेरोन महोदय ने। इसका विस्तार पूछे तो नैऋत्य से ईशान अर्थात उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है? अरब सागर, मिनीकॉय द्वीप से। इसलिए अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। लेकिन राजस्थान भारत में कहाँ दिखाई पड़ेगी? तो भारत में गुजरात के पालनपुर के खेड़ ब्रह्मा से दिखाई पड़ती है, और रायसीना हिल्स दिल्ली तक इसका विस्तार है। मतलब यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों में इसका विस्तार है, जो करीबन 692 किलोमीटर आती है। राजस्थान में इसका विस्तार 550 किलोमीटर है। प्रारंभ होता है कहाँ से? ये प्रारंभ होती है आपकी आबू रोड सिरोही से, और समापन होता है डोसी की पहाड़ी खेतड़ी झुंझुनू में। इसका जो कुल क्षेत्रफल है राजस्थान में 9.3 या 30% आता है। 9.30%, या फिर इसका क्षेत्रफल के बाद इसमें जनसंख्या आती है, तो जनसंख्या लगभग राज्य की 10% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। आगे चलते हैं। अब आते हैं इसके उपनाम। क्या आते हैं? उपनाम आते हैं। उपनाम में जैसे पहला उपनाम आता है, इसे कहते हैं मेरू। क्या कहते हैं? मेरू। मेरू का मतलब होता है आपका रीढ़ की हड्डी। क्या होता है? रीढ़ की हड्डी। दूसरा कहते हैं राजस्थान का मेरुदंड। बिल्कुल, राजस्थान का मेरुदंड कहते हैं। इसे ही कहते हैं अवुर्धा श्रेणी। क्या कहते हैं? अवुर्धा श्रेणी कहते हैं।
बूंदी जिले में इसे आडावाली कहते हैं। क्या कहते हैं? आडावाली। कहाँ कहते हैं? बूंदी में। इसको भारत का अपलेशियन कहा गया है। क्या कहा गया है? भारत का अपलेशियन। आडावाली से एक आता है आडावाटा। आडावाटा उदयपुर में कहा जाता है आराम को। क्या कहा जाता है? आडावाटा। एक व्यक्ति हुए हैं अबुल फजल। कौन हुए हैं? अबुल फजल। और अबुल फजल ने इसे कहा था उपतंट अर्थात ऊंट की गर्दन। क्या कहा था? उपतंट या ऊंट की गर्दन। और एक हुए हैं कर्नल टॉड। कौन है? कर्नल टॉड, जिन्हें भारतीय इतिहास का जनक भी कहते हैं। इन्होंने कहा इसे हिंदू ओलंपस। क्या कहा इसे? हिंदू ओलंपस की संज्ञा दी। तो कौन कौन से नाम हो गए? मेरू, राजस्थान का मेरुदंड। और बुरदाश्रेणी, आडावली। आडावली बूंदी में, जबकि आडावाटा उदयपुर में कहते हैं। भारत का अपलेशन कहते हैं। अबुल फजल ने इसे उक्तंट यानी ऊंट के गर्दन के समान बताया। और कर्नल जेम्स टॉड ने इसे कहा, क्या कहा? हिंदू ओलंपस। अब यहाँ मिट्टी की बात करते हैं। मिट्टी में यहाँ पर पाई जाती है इन सेप्टिसोल्विका, जो कि वैज्ञानिक वर्ग है इन सेप्टिसोल। वैसे यहाँ पाई जाती है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय में क्योंकि ज्वालामुखी निर्मित है, अतः यहाँ पर काली और भूरी लाल मृदा और कंकरीली मृदा पाई जाती है। कैसी मृदा पाई जाती है? कंकरीली मृदा पाई जाती है। क्योंकि यह पर्वतीय मिट्टी है इसलिए इंसेप्टिसोल। ज्वालामुखी निर्मित है अतः काली और भूरापन ली हुई मिट्टी में भूरी मृदा, काली और भूरी मृदा। और कंकरीली मिट्टी, क्योंकि थोड़े बहुत कंकड़ यहाँ पाए जाते हैं मृदा मिले हुए, तो कंकरीली मिट्टी में यहाँ पाई जाती है। उसके बाद वर्षा। यहाँ वर्षा जो होती है वो 50 से 90 सेंटीमीटर या 80 सेंटीमीटर के मध्य होती है। यह अलग अलग किताबों में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दर्शाया है। कोई 50 से 80 बताता है, कोई 50 से 90 बताता है, लेकिन अधिकतर वर्षा यहाँ पर 50 से 90 सेंटीमीटर के मध्य ही होती है। कृषि की बात करते हैं। कृषि में स्थानांतरित कृषि की जाती है। कैसी कृषि की जाती है? स्थानांतरित कृषि की जाती है। यहाँ पर जैसे स्थानीय भाषा में जैसे झूमिंग कृषि कह सकते हैं, दजिया कह सकते हैं, चिमाता कह सकते हैं। भील जनजाति की दो कृषियां हैं, दजिया चिमाता। एक झूमिंग कृषि भी आती है, इसका ही नाम आता है स्थानांतरित कृषि का। अब यहाँ पर खनिज कैसे हैं? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, क्योंकि वह एक कैसा क्षेत्र था? रेतीला क्षेत्र था। वहाँ पहाड़ियां नहीं थी, ज्वालामुखी निर्मित क्षेत्र नहीं था, अतः वहाँ अधात्विक खनिज थे जिनमें चूना पत्थर की प्रधानता थी, जिप्सम की प्रधानता थी। लेकिन यह जो क्षेत्र है यह पर्वत निर्मित है। ज्वालामुखी क्रिया से एक पर्वत का निर्माण हुआ है। और हम सभी जानते हैं जब ज्वालामुखी प्रक्रिया से कोई चीज निर्मित होती है उसमें धात्विक खनिज पाए जाते हैं, उसमें ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। इसलिए यहाँ पर जो खनिज है वो धात्विक पाया जाएगा। चट्टानों में ग्रेनाइट युक्त और क्वार्टज चट्टानें पाई जाती हैं। ग्रेनाइट युक्त क्वार्टज चट्टानें पाई जाती हैं। फसल की बात करते हैं। हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में ग्वार, बाजरा और मोठ पाई जा रही थी। यहाँ पर मक्का और ज्वार की पैदावार होती है। फसल में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है क्षेत्र में। वनस्पति की बात करते हैं तो वहाँ उष्ण कटिबंधीय शुष्क कैसे वनस्पति थी? कटीले वन थे। और यहाँ पर कैसी है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसके बाद आती है जलवायु। क्या आती है? जल और वायु। जलवायु क्लाइमेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु है? उष्ण कटिबंधीय उप आर्द्र प्रकार की जलवायु इस क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद ऊंचाई कितनी ही आगे बढ़ चुके हैं, 930 मीटर ऊंचाई थी। सबसे ऊंचा कहाँ पर है? तो सबसे ऊंचा सिरोही में आएगा। कहाँ आएगा? सिरोही। जबकि निम्नतम पॉइंट पूछे तो क्या आएगा आपका? पुष्कर घाटी आ जाएगा। अतः नीचे अपने नीचे भूभाग भी कौन सा है? तो अब इस क्षेत्र में सर्वाधिक जो चौड़ाई है वो चौड़ाई पाई जाती है दक्षिण पश्चिम भूभाग। इस भाग में दक्षिण पश्चिम भाग जो है वो सबसे अधिक चौड़ा है। तो उसकी न्यूनतम चौड़ाई पूछे तो कौन सा आएगा? मध्य भाग आएगा, जो अजमेर में विस्तारित है। इसकी अधिकतम ऊंचाई कहाँ किस भाग में आएगी? दक्षिण भाग में आएगी सबसे अधिक ऊंचाई। और जो निम्नतम ऊंचाई आएगी वो उत्तरी भाग में आएगी। इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ आएगा? तो उदयपुर में आएगा। और न्यूनतम विस्तार भी कहाँ आएगा? न्यूनतम जो विस्तार आएगा वो कहाँ आएगा? इसका अजमेर में आएगा। सबसे ऊंचा जो पॉइंट आएगा वो कौन सा है? गुरु शिखर, सिरोही में। और निम्नतम पॉइंट कौन सा था? पुष्कर घाटी, अजमेर था। इसमें सबसे ऊंचा बसा शहर पूछे तो कौन सा आएगा आपको? माउंट आबू आएगा। और सबसे नीचा पूछे तो कौन सा आएगा? दूसरा ऊंचा, माफी, दूसरा ऊंचा पूछे तो प्रतापगढ़, जिसकी ऊंचाई 580 मीटर आती है। अरावली पर्वत श्रेणी के उत्तर
और मध्यवर्ती भाग में क्वार्टजाई चट्टानें और दक्षिण भाग में ग्रेनाइट युक्त चट्टानें पाई जाती हैं। इसलिए ग्रेनाइट युक्त क्वार्टजाई चट्टानें क्षेत्र में पाई जाती हैं क्योंकि यह अरावली सुपर समूह और दिल्ली महासमूह से निर्मित है। दिल्ली महासमूह में क्वार्टज चट्टानें और अरावली सुपर समूह में ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जाती हैं। अब आता है अरावली क्या है। अरावली वास्तविकता में एक योजना प्रदेश है। क्या है? एक योजना प्रदेश है, जल विभाजक है, भौतिक प्रदेश का विभाजक कहलाता है, मरुस्थल के विस्तार को रोकने का कार्य करती है, खनिजों का अजायब घर है और राजस्थान की जीवन रेखा कहलाता है और आदिवासी जनजाति की आश्रय स्थली भी है और नेशनल हाईवे 8 अरावली के समानांतर चलता है। तो ये अरावली वास्तविकता में क्या है? योजना प्रदेश है, राजस्थान में भौतिक प्रदेश भी है, जल विभाजक भी है, भौतिक प्रदेश विभाजक भी है, मरुस्थलीय विस्तार को रोकने का कार्य करता है, आदिवासियों शरण स्थली कहलाता है, राजस्थान का अजायब घर है, खनिजों का राजस्थान जीवन रेखा है और नेशनल हाईवे जो 8 है वह इसके समानांतर ही गुजरता है। तो आज में इतना ही, अभी क्लास कल करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।